हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल 10 द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के कुछ आगे और न्यूमेरिकल्स। इसके पहले हम लोगों ने जो भी कवर किए हैं टॉपिक, उसमें बेसिकली हम लोगों ने लेंथ को चेंज करके देखा था, रेजिस्टेंस में क्या चेंज आया था, और एरिया को भी चेंज करके देखा था कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज आ रहा है, राइट। आज हम लोग इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जिसमें हम लोग डायमीटर को चेंज करेंगे, रेडियस को चेंज करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल बेसिस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। व्हाट हैपन, क्वेश्चन आप नोट कीजिए। हाउ डज हाउ डज हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज व्हेन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है आप इसको, जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं इसी टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। बस थोड़ा डेटा चेंज होता है, बाकी क्वेश्चंस का पैटर्न वही रहता है, राइट। तो इसमें क्या चीज कही गई है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज व्हेन। फर्स्ट इज, इसमें फर्स्ट पार्ट है डायमीटर ऑफ द वायर इज हाफ, या डबल पहले कर लेते हैं, डबल। सेम थिंग इसमें एक क्वेश्चन और है, डायमीटर ऑफ द वायर इज हाफ, ठीक है। फिर इसी में एक क्वेश्चन और आएगा, डायमीटर ऑफ द वायर इज ट्रिपल, डायमीटर ऑफ द वायर इज ट्रिपल। तो तीनों क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, आंसर क्लियर हो जाएंगे। मतलब क्या है, आपको ये बताया गया है कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा जब डायमीटर, आप सपोज दैट हमने बताया था आपको, ये वायर है, आपको दिख रहा है मार्कर, ये एक वायर है। इस वायर पे ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये सामने आपको दिख रहा होगा पॉइंट जैसा एरिया, जहां पे मैं फिंगर चला रहा हूँ, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो एरिया है, इसी को, उस वायर का हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, ठीक है। वायर की जो मोटाई होती है, मोटाई डायमीटर से ही होती है, आपको मालूम है। तो डायमीटर को हम चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, ठीक है, उसको हमको समझना है। और रेजिस्टेंस में चेंज के साथ साथ रिलेशन क्या होगा पहले वाले वायर के रेजिस्टेंस के कंपेयर में, ठीक है, वो हमको निकालना है, ठीक है। तो सपोज दैट हमारी जो पहले वायर थी, फर्स्ट वायर थी, वायर कुछ ऐसे थी, ये वायर थी हमारे पास, ये, ठीक। अब ये वायर है, इस वायर का जो डायमीटर था वो कितना था, हमने D1 नाम दे दिया, थोड़ा बड़ा लिखें आपको क्लियर दिखे, D1 नाम दे दिया, वो था D, राइट। और इसकी जो लेंथ थी वो L थी, ठीक। इस केस में इसका रेजिस्टेंस क्या था, R था। अब हुआ क्या, इसमें इस वायर की लेंथ एज इट इज सेम है, लेंथ में कोई हमने चेंज नहीं किया है, बस थोड़ा सा इसके डायमीटर में चेंज कर दिया है, डायमीटर को चेंज कर दिया गया, डायमीटर को जस्ट हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो इस केस में जो D2 है वो कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ D हो गया। लेंथ एज इट इज सेम है, और एक चीज क्या होगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा उसको हमने R डैश मान लिया, या R2 मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे R1 था, इसको हम R2 ले लेते हैं। आप प्रोनाउंसिएशन कुछ भी कर सकते हैं इसमें, R डैश, R1, R2, जो भी आपको सुटेबल लगे, ठीक है। तो हुआ क्या है, यहाँ पे डायमीटर जस्ट डबल हो गया है, हमारी वायर ये थी, इस वायर में डायमीटर जस्ट डबल अगर हो जाता है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2, क्या चेंज आया है, वही चेंज हमें यहाँ बताना है, ठीक है।
तो आइए देखते हैं, अगर फर्स्ट वायर है तो फर्स्ट वायर में ये बताइए, फर्स्ट वायर में रेजिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, डायमीटर सेम है। अब यहाँ पे एरिया, एरिया हमने बताया था आपको, नोट कर लीजिए साइड में, एरिया क्या होता है, पाई बाई 4, पाई बाई 4 या पाई आर स्क्वायर पहले होता है, पाई आर स्क्वायर रेडियस के टर्म में होता है। यहाँ पे अगर हम डी के टर्म में, डायमीटर के टर्म में बात करेंगे तो पाई आर की जगह पे, आर की जगह पे हम डी बाई 2 पुट करेंगे, यहाँ आर स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो एरिया होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो आप एरिया की जगह पे डायमीटर के टर्म में ये वैल्यू यूज करेंगे, यहाँ पे पुट कर दीजिए, R1 इज इक्वल टू L अपॉन पाई डी स्क्वायर, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन बाई 4 भी तो रहेगा, इसको भी लिख दीजिए। क्लियर, समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने क्या किया है कि एरिया जो था उसके जगह पे पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर को हम पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब हुआ क्या, सेकेंड केस जो हमारा यहाँ बता रहा है कि अगर हम वायर की डायमीटर को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, R2 हो जाता है। तो R2 इज इक्वल टू रो L अपॉन एरिया A होगा। तो इस केस में R2 इक्वल टू रो L लेंथ वही है, एरिया क्या हो रहा है, पाई बाई 4, डी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2d स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गलती यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, 2 को बाहर कर लेते हैं और डी स्क्वायर ओनली कर देते हैं। ठीक है, तो जहां जहां पे मिस्टेक होने के चांसेस है उसको बहुत अच्छे समझिएगा। यहाँ पे 2d होल का स्क्वायर होगा, ठीक है, और जब इसको हम 2d होल के स्क्वायर को करते हैं तो सिग्मा यहाँ पे क्या आएगा, L अपॉन पाई बाई 4, और 2d स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4d स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब बताइए, दोनों को हमें कंपेयर करना है कि चेंज कितना और क्या हुआ। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आपको क्या करना होगा, आपको दोनों को डिवाइड कर देना है। तो R1 पहले का रेजिस्टेंस अपॉन R2 बाद वाली वायर का रेजिस्टेंस। पहले वाले वायर में क्या आया था, सिग्मा L अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर। सिग्मा क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, ये तब तक चेंज नहीं होगी जब तक रेजिस्टेंस, मतलब उस मटेरियल को हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिग्मा हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मटेरियल सेम है। अगर कॉपर है तो कॉपर के लिए सिग्मा की रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा ही होगा क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है। अगर मटेरियल चेंज होगा तो ये चेंज होती है, L अपॉन पाई बाई 4, और ये कितना आया है, 4d स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हैं इसमें क्या क्या कैंसिल आउट होगा, बताइए भाई। यहाँ पे सिग्मा टू सिग्मा कैंसिल होगा, एल टू एल, पाई बाई 4 से पाई बाई 4। आपको एग्जाम में ऐसे कट पिट नहीं कर रहा, हम समझाने के लिए कट पिट कर रहे हैं, आपको उसको माइंड में कट पिट करके नेक्स्ट वैल्यू लिख देनी है। R1 बाई R2 इज इक्वल टू, ऊपर का पूरा वैल्यू कैंसिल आउट हो चुका है तो 1 बाई 1 लिखा जाएगा, और नीचे में क्या है, पाई 4 नीचे है तो 1 बाई 4 यहाँ पे हम लिख देंगे। अब बताइए, क्लियर दिख रहा है ना, कट तो नहीं था नीचे। तो यहाँ पे क्या होगा, R1 बाई R2, ये वैल्यू रिवर्स होके जाएगी, R1 बाई R2 इज इक्वल टू, इस वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, 4 बाई 1 लिख देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा ये वैल्यू 4 1 होगी, तो जो R2 होगा इसके आगे का सोल्यूशन क्या होगा, R2 इज इक्वल टू, मतलब 4R2 इज इक्वल टू R1 होगा, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 बाई 4 हो जाएगा। मतलब ये चीज आपको हमने पहले भी बताया था कि अगर लेंथ
सेम रखें और उसके डायमीटर को थोड़ा सा बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो अगर डायमीटर इंक्रीज होगा तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो पहले वाली वायर का रेजिस्टेंस R1 था, तो इस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस R1/4 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 4 टाइम्स कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे रिलेशन क्या आ रहा है, थोड़ा सा उसको आप नोट कर लीजिए कहीं पे। यहाँ पे एक्चुअली 4 हमने किया डबल, आपने लास्ट लेक्चर पे देखा था कि हमने बताया था कि n टाइम्स हो जाता है या 1/n टाइम हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे रिलेशन जो हो रहा था वो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L था, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L था। तो उस केस में थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे। उस केस में क्या था कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L था, तो लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होती थी उसी रेशियो में रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा था। अब फिर आया एरिया की बात। एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था, मतलब आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया था। तो एरिया जैसे डबल किया गया, एरिया डबल किया गया तो उसमें एरिया के थ्रू रिलेशन आया। लेकिन अब डायमीटर को हम डबल कर रहे हैं, डायमीटर को डबल कर रहे हैं, तो वहां पर रिलेशन ये बनेगा, जैसे आर प्रोपोर्शनल टू एल था, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a था। अब यहाँ पे आर प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया की जगह π/4 डी स्क्वायर होता है, तो डी स्क्वायर हो गया है। तो अगर हम डायमीटर को डबल करेंगे तो डी स्क्वायर मतलब 2d स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4d स्क्वायर आएगा। तो यहाँ रेशियो किसका आ जाएगा, 4 का आ जाएगा, डबल का रेशियो यहाँ पे नहीं रहेगा। तो हम सिंपल सी बात है, जब किसी रेशियो को यहाँ पे वेरी करा रहे हैं तो आप उसकी स्क्वायरिंग हो रही है, फाइनली ये, ठीक है, डायमीटर में स्क्वायर हो रहा है तो वो जस्ट 4 टाइम हो गया। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हम वायर के डायमीटर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा पहले के कंपेयर में। तो नोट कर लीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट करिए इसको। ओके, आगे बढ़े, चलिए। सारे क्वेश्चंस आप लोग सही से करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, इसी में थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू कर ले तो थोड़ा अच्छा रहेगा। सपोज दैट मैं इसी में बता देता कि R1 की वैल्यू, समझिएगा, इसी क्वेश्चन पे मैं बोल देता कि R1 की वैल्यू जो थी 24 ओम था। लेंथ, लेंथ कितनी थी, सपोज दैट 10 मीटर थी, वायर की लेंथ। और डायमीटर भी हमने बता दिया, सपोज दैट कुछ बता दिया कि डायमीटर कितना था, कुछ भी ले लेते हैं, 2 mm, कोई भी बात नहीं। यहाँ पे 2 की जगह हमने 4 कर दिया, 4 mm कर दिया, जस्ट डबल कर दिया। और लेंथ एज इट इज कोई चेंज नहीं हो रहा है। बताइए R2 कितना होगा। आप इस न्यूमेरिकल का तो सॉल्व कर लीजिए, जैसे हमने सॉल्व किया है, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, या तो देखते ही आंसर कर दीजिए, देखिए कैसे हुआ। यहाँ पे डायमीटर कितना है, 2 है, यहाँ पे 4 है, मतलब जस्ट इसका डबल हुआ है। और लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ सेम है। रेजिस्टेंस इसका 24 ओम था। तो बताइए बाद वाली वायर का रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी ये डबल है वो वहां पे हमने कैलकुलेशन कर लिया है। तो सिंपल सा आंसर आएगा R2 R1/4। R1 कितना था, 24/4, 4 6 ओम आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे देखा करिए कि अगर वायर जस्ट डबल हो रही है डायमीटर में, लेंथ कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, तो सिंपल सा रिलेशन आता है, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा केस आता है तो R1/4 हो जाएगा। चलिए सेकंड केस देखते हैं, जब हम लेंथ को, सॉरी, डायमीटर को हाफ कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं। वायर हमारे पास वही है, ठीक है। वायर की लेंथ को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। थोड़ा सा आप कोशिश करिए करने की, हम तो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा आप भी कोशिश करें
कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बताइए भाई, किसी किसी का आंसर आ गया होगा, किसी किसी का आंसर आ भी गया होगा अब तक, क्योंकि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्या हुआ है, ये वायर थी, ये वायर है, इस वायर में लेंथ हमारी एल है, रेजिस्टेंस R1 है, इसका डायमीटर D1 इक्वल टू D है। ओके, अब हुआ क्या है इसमें, हुआ ये है कि डायमीटर, अच्छा यहाँ डायमीटर हाफ करना था, ठीक है, हाफ करना, डायमीटर को हाफ कर दिया गया, थोड़ा पतली हो गई वायर, लेंथ वही रहेगी, R2 बताना है, डायमीटर D2 था वो D/2 हो गया, डायमीटर को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो सिंपल सा है, इसमें आपको थोड़ा सा स्पीड से करना है। R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला R1 इक्वल टू रो L बाई 5/4 D स्क्वायर, 5/4 D स्क्वायर। अच्छा, ये आपको फार्मूला मिल चुका है। अब यहाँ पे आते हैं, R2 इक्वल टू क्या होगा, रो L बाई 5/4, यहाँ पे क्या आएगा, D/2 स्क्वायर आ जाएगा। बस क्या दिया हमने, केवल D की जगह पे, केवल D की जगह पे, एरिया की जगह पे π/4 D/2 ले लिया, मतलब D की जगह पे हमने D/2 पुट कर दिया है और कुछ नया नहीं किया है। यहाँ पे क्या आया, R2 सिग्मा L π/4, ये हो जाएगा D²/4, करेक्ट। इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। दोनों में रिलेशन निकालना है, क्या करेंगे, R1/R2 इज इक्वल टू सिग्मा L अपॉन π/4, ऊपर वाले में D था, यहाँ पे सिग्मा L π/4 एंड D²/4, पूरी वैल्यू लिखनी है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए सारा डेटा, ऊपर का सारा डेटा नीचे और साइड से कैंसिल आउट हो रहा है, बस क्या बचेगा, R1/R2 इक्वल टू ऊपर बचेगा 1/1, नीचे बचेगा 1/4, ठीक है, ये डिवाइड होकर वैल्यू ऊपर जाएगी, कॉमा लगा है समझिएगा, मिक्सअप मत करिएगा। ये क्या हो जाएगा, 4/, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने जस्ट हाफ किया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4/1 हो रहा है। अब बताइए, आप यहाँ पे आपको क्या दिखा, R2, 4R2 इक्वल टू R1, 4R2 इक्वल टू R1, 4R2 इक्वल टू R1 मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, एक सेकेंड, एक सेकेंड ध्यान देना भाई, यहाँ पे 1/1/4 आएगा, यही मिस्टेक होती है, ये 4/1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 1/4/1/4 है, ध्यान दीजिएगा, यही गलतियां होती हैं, ये गलतियां मत करिएगा। 1 यहाँ पे 1 तो एक रहेगा ही रहेगा, बाद में 1/4 आ रहा है, लास्ट टाइम पे तो 1/4 डायरेक्ट आया था, तो यहाँ पे ये वैल्यू पहले रिवर्ट होके 4/1 हो जाएगी, तो 1/1/4/1, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज करिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये वैल्यू थोड़ा सा यहाँ लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं, R1/R2 इज इक्वल टू, इसको रिवर्स होके ये 4/1/4 होगी, 1/4, ठीक है। देख लीजिए एक बार आप लोग, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 1 है, 1/1/4 है, तो ये वैल्यू नीचे 4/1 पहले होगी, बाद में फिर वो रिवर्ट होके 1/4 बनेगी, तो ये वैल्यू आएगी, और R2 इक्वल टू क्या आएगा, 4R1। यहाँ से आपका ये रिलेशन फाइंड आउट हो गया है। मतलब जब भी हम वायर की डायमीटर को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, वायर पतली की जाएगी तो रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा वायर पतली करते चले जाएंगे उतना ही उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज नोट करने वाली बात है कि इफ द डायमीटर ऑफ द वायर
decreases then resistance will be increases। मतलब डायमीटर नोट कर लीजिए, डायमीटर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऐसा रीजन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू में भी बताया जा सकता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द डायमीटर ऑफ द वायर इज डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड व्हाट हैपेंड व्हेन डायमीटर ऑफ द वायर इज डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम डायमीटर को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। राइट, समझ में आ गया होगा। ये डायमीटर का रिलेशन होता है। और एक रिलेशन आपको हमने पहले ही बता रखा है कि जो r होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d² होता है। d स्क्वायर का टर्म ये कहता है अगर डायमीटर डबल होगा तो ये डायमीटर डबल होगा तो रेजिस्टेंस 4 टाइम कम हो जाएगा, और डायमीटर अगर हाफ होगा तो रेजिस्टेंस 4 टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आते हैं डायमीटर को ट्रिपल करके देखते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। समझ में आया? ओके, तो आगे आते हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड पार्ट में ये था कि डायमीटर ऑफ द वायर इज ट्रिपल। ठीक है, ट्रिपल 4 टाइम्स n टाइम्स, आप समझ लीजिए कि मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 4 टाइम्स कर दिया, 5 टाइम्स कर दिया, 6 टाइम्स कर दिया, तो आपको वहां रखना नहीं है कि हमें तो 3 टाइम बताया गया, 2 टाइम। आपको क्या करना है, वहां पे जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको अप्लाई कर देना, बस सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास जो वायर थी कुछ ये थी। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, L1 L, रेजिस्टेंस जो है R1 है, और जो डायमीटर था D1 वो D था। हमने क्या किया है सेकेंड केस में, डायमीटर को जस्ट 3 टाइम कर दिया है। 3 टाइम कर दिया है, 3 टाइम का मतलब यहाँ पे जो डायमीटर होगा वो D2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ D हो चुका है। लेंथ एज इट इज वही रहनी है, लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ है, L है, और रेजिस्टेंस R2 बताना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी नो दैट R1 is equal to, या R is equal to rho L upon A। Here R1 is equal to rho L upon A। A means area, pi by 4, pi by 4 in the term of diameter D square। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंप्लीफाई और करना चाहोगे तो ये 4 को आप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं। R1 इक्वल टू 4 रो L अपॉन पाई D स्क्वायर, ये दिस इज R1। ठीक है, नाउ इन दिस केस R2, R2 इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई बाई 4 D। D में यहाँ पे डायमीटर, डायमीटर कितना रखा जाएगा, 3D रखा जाएगा। 3D का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे R2 इक्वल टू, ये 4 को अपवर्ड जाएगा, 4 रो L अपॉन पाई। फिर से बात बता रहे हैं यहाँ पे, इसमें गलती मत करना, 3D स्क्वायर मत लिख देना। यहाँ पे 3D का होल स्क्वायर लिखना होगा। गलती यहीं पे होती है एग्जामिनेशन में। यहाँ पे 3D स्क्वायर, देखिए दोनों में डिफरेंस है। अगर आपने 3D स्क्वायर लिख दिया तो वो 3 ही बना रहेगा, लेकिन होल स्क्वायर कर दे 3 का स्क्वायर 9 भी आएगा वहां पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9D स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 4 रो L अपॉन 9D स्क्वायर, पाई भी तो होगा 9 पाई D स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों में रिलेशन निकालना था कि व्हाट हैपेंड क्या होगा, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज, कैसे चेंज होगा वो बताना है। यहाँ पे R1 बाई R2 करते हैं। R1 फर्स्ट वाला आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे 4 रो L अपॉन पाई D स्क्वायर हो रहा है, और अपॉन में 4 रो L अपॉन
9 पाई डी स्क्वायर हो रहा है, आपको दिख रहा होगा ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे R1 बाई R2 इज इक्वल टू 1/1। यहाँ पे फिर से बता रहे हैं 1/1 लिखेंगे, फिर 1/9 लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि गलती यहाँ होती है और यहाँ पे होती है, दो जगह गलतियां होती हैं, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, इनको आप सही से करिएगा। यहाँ पे R1 बाई R2 इज इक्वल टू दिस इज, इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 9/1 आएगा। समझ में आ गया होगा। तो जो R2 आएगा वो क्या होगा बताइए, 9 टाइम्स ऑफ R2 इक्वल टू R1 होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, R2 इक्वल टू R1 बाई 9 आपको फाइंड आउट हो गया। मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको दिख गया कि अगर हम 3 टाइम्स करते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं डायमीटर को, तो वो 9 टाइम्स क्या 1/9 टाइम्स रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और अगर इसी को हम 3 टाइम्स घटा दें, मतलब 1/3 कर दें डायमीटर को, तो 9 टाइम्स रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम 4 टाइम्स करते हैं रेजिस्टेंस को, क्या 4 टाइम कर दें, सॉरी डायमीटर को 4 टाइम कर दें, डायमीटर 4 टाइम बढ़ा देते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगा 1/4 हो जाएगा, पहले 1/16 हो जाएगा पहले की कंपेयर में, ठीक है। और अगर हम 1/4 करते हैं तो रेजिस्टेंस 16 टाइम हो जाएगा। तो इसका एक चार्ट टाइप बना लेते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस हिट होते हैं, आपका आंसर चेक हो जाता है, पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको आंसर मालूम हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में है या शॉर्ट में है या जैसे भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे सॉल्यूशन तो दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर एमसीक्यू आया है उसमें टिक कर देंगे तुरंत, टिक। तो आप नोट कर लीजिए इसको, ऐसे करेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर, डायमीटर ऑफ वायर, और यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बताइए डायमीटर ऑफ द वायर, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम डायमीटर को जस्ट क्या कर देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ टी कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो बताइए जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब बाद वाली वायर का रेजिस्टेंस R2 निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो R2 क्या होगा इन कंपेयर टू R1, मतलब पहले के कंपेयर में, मतलब यहाँ पे डायमीटर D हमने माना है, रेजिस्टेंस R1 माना है, यहाँ डायमीटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डायमीटर जब इंक्रीज होगा तो उस केस में क्या आएगा, R2 इक्वल टू, अब आप देखिए जस्ट हमने 2 टाइम्स किया, तार की मोटाई बढ़ गई, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस होगा ना 4R1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से बात आती है, अगर हम डायमीटर को D/2 कर दें तो R2 क्या होगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर बैठे यहाँ पे, R1/4 होना चाहिए ना, ध्यान से करिए। अगर डायमीटर को हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/4 हो जाता है, इंक्रीज करने पर 1/4 होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिलेशन नोट कर लीजिए, R प्रोपोर्शनल टू 1/d² के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, R2 इज इक्वल टू R1/4 हो जाएगा, राइट। समझ आई बात। अब यहाँ पे अगर हम डायमीटर को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, मतलब वायर को पतली कर दिए, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस 4 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा, ठीक है। हाफ कर रहे हैं और 4 हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर का टर्म आया हुआ है इसलिए वो स्क्वायर हो जा रहा है, राइट। यहाँ पे डायमीटर को अगर हम 3 टाइम कर दें तो रेजिस्टेंस जो होगा वो R1 का क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। और डायमीटर को अगर हम D/3 करते हैं
तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो तार पतली हो गई, डायमीटर कम हो गया, 9 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम डायमीटर को 4 टाइम्स कर दें, 4D, रेजिस्टेंस कितना होगा, R2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बात आएगी, R1/16 होगा। और डायमीटर को अगर हम D/4 कर दें तो जो R2 आएगा वो 16 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है, बस इसको याद रखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसको आप याद रखिए, ठीक है। समझ में आया, आया कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे रिलेशन होते हैं इसमें। अब देखिए इसी में अगर डायमीटर के बजाय हम रेडियस बोल देते हैं तब भी वही होना है। क्या होना है, रेडियस बोल दिया जाएगा तब भी वही होना है, क्योंकि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर भी होता है। तो ये भी तो रेशियो हो सकता है कि आर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्या होता है, एरिया होता है। और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई/4 डी स्क्वायर करते हैं, तो पाई/4 तो सब में कांस्टेंट होना है, तो हमने डी स्क्वायर कर दिया। अब बताइए डी की जगह पे हम आर भी रख सकते हैं, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि आर जो होता है वो डायमीटर का जस्ट हाफ होता है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हाफ वाला टर्म दोनों में रहने वाला है, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है। तो इसका और इसका रिलेशन सेम फंडा है, सेम रिजल्ट आएगा। यहाँ पे अगर रेडियस की बात कर दे, अगर हम रेडियस की बात कर दे कि रेडियस क्या हो जाए, 2 टाइम्स ऑफ आर हो जाए, तो वही होगा R2/R1/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेडियस अगर डबल होगी तो डायमीटर भी डबल होगा। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो आर होता है, स्मॉल आर लिखेंगे रेडियस के लिए, स्मॉल आर जो होता है वो डायमीटर का जस्ट हाफ होता है। या हम ये कह सकते हैं डायमीटर हमेशा 2r होता है, ठीक है। तो दोनों तरफ रेडियस है, दोनों तरफ डायमीटर है, तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो बात वही आएगी, आप रेडियस को डबल करो या डायमीटर को डबल करो, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, उसी में होना, ठीक है। लेकिन ध्यान ये देना, एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो कुछ और आ सकता है। कैसे, वो भी देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर है, यहाँ पे 2r है, रेडियस r है, यहाँ पे 2r करेंगे। अगर 2r हम करते हैं, समझिएगा, r इक्वल्स टू यहाँ पे रो L/A लिखा जाएगा, मतलब R1 इक्वल्स टू रो L/पाई r² लिखा जाएगा। मान लीजिए आपने रेडियस को डबल कर दिया, तो रेडियस को डबल कर दिया तो सिंपल सी बात है, R2 इक्वल्स टू रो, मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, पाई यहाँ पे 2r² हो जाएगा। तो R2 इक्वल्स टू रो L/पाई 4r² आ गया। समझिएगा, आप इसको देख भी लीजिए। अब दोनों को डिवाइड करेंगे R1/R2, तो क्या वैल्यू आएगी, रो L/पाई r² अपान रो L/4 पाई r², कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 ऊपर आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे R1/R2 इक्वल टू क्या होगा, 4/1 होगा। यह फिर से वही बात आई, R2 इक्वल टू क्या होगा, R1/4। आप देख लीजिए सेम आंसर आ रहा है। मतलब क्या है, हमने पहले ही बता रखा था कि आप डायमीटर को डबल करिए और रेडियस को डबल करिए, बात तो वही होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही फंक्शन हमें फाइंड आउट हो रहा है, R2 = R1/4 जो यहाँ पे मिला था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया जा चुका है कि जो डायमीटर का फंक्शन है वही रेडियस का फंक्शन है। एरिया का फंक्शन थोड़ा सा चेंज था, ठीक है। तो एरिया इंक्रीज कर रहे थे जब पहले वाले केस में, तो हम एरिया को डबल कर रहे थे, 2a कर ले रहे सीधे, क्योंकि हमने डायमीटर को नाम ही नहीं दिया था। तो एरिया डबल करने पे क्या हुआ था, सिंपल सी बात है, हम एरिया के कंपेयर में रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे। जब लेंथ के रिस्पेक्ट बात करें तो वहां पे कोई स्क्वायर नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायरिंग आने लगी, क्योंकि एरिया क्या होता है, पाई/4 d स्क्वायर पाई r²। तो r² के कारण यहाँ पे वो वैल्यू अगर हम डबल करते हैं तो जस्ट 4 टाइम का रेशियो आ रहा है, मतलब R1/4 आ रहा है। तो आपको आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो इसमें गलती नहीं करिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।
और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आएंगे इसके न्यूमेरिकल्स वैल्यू लेके कुछ और भी, ठीक है। ये यहाँ तक क्या था कि जितना R1 और R2 का रिलेशन हो सकता था, जो भी चीजें हो सकती थी, सारी चीजें हमने समझा दिया है। और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग जैसे रेजिस्टिविटी की कुछ वैल्यू पे क्वेश्चन करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि कोई वैल्यू में कोई वायर की रेजिस्टिविटी गिवन रहती है, वायर की लेंथ गिवन रहती है, और वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया या डायमीटर गिवन रहता है। उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, आर को कैलकुलेट करना होता है। किसी क्वेश्चन में बोला जाएगा फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, जिसमें रेजिस्टेंस गिवन रहेगा, लेंथ गिवन रहेगी, और आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया रहेगा। और किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको सीधा सीधा क्रॉस सेक्शनल एरिया ही पूछ लेता है और उसका डायमीटर पूछ लेता है। वो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट हो जाता है, इजी है। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है, क्योंकि होता क्या है कि वहां पे क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, इनडायरेक्टली पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा आपको अच्छे से सॉल्यूशन करना है, आ जाएगा, वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो उस टाइम क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।